हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एरिस्टोफनीज का प्ले द फ्रॉग्स को पढ़ने जा रहे हैं। इस प्ले को 405 BC में डायनाइजिया के फेस्टिवल में इसको परफॉर्म किया गया था, जहां पर इसने पहला प्राइज जीता था। और योनरा के हिसाब से हम देखें तो यह कॉमेडी है। समरी की तरफ बढ़ने से पहले ऐसे कुछ मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। डायोनाइसिस इस प्ले का प्रोटागोनिस्ट है और ग्रीक मिथ के मुताबिक ये गॉड है। ज़ेंथियस डायोनाइसिस का स्लेव है। ये बहुत एम्बिशियस है, बहुत क्लेवर है और बहुत बहादुर भी है। हरक्लिस हरक्लिस ज्यूस का बेटा है। ये बहुत बहादुर था। ये पहले हेडिस जा चुका था। डायोनाइसिस बीसी के पास हेडिस का रास्ता पूछने आता है। इसके पेरेंट्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है इस प्ले में। कुछ और कैरेक्टर्स भी हमारे पास आते हैं। प्लूटो हेडिस का बादशाह समझ लें कि जो अंडरवर्ल्ड थी वहाँ का बादशाह था। यूरिपिडिस और एस्किलस एथेंस के ट्रेजेडियंस थे जो मर चुके हैं। और फ्रॉक्स का कोरस है। इसमें एक और कोरस भी आता है जो वर्शिपर्स का होता है। इस प्ले के आगाज में डायोनाइसिस बहुत ही ज़्यादा फेडअप है। उसकी वजह यही है कि हाल ही में यूरोपाइड्स और एस्किलस का इंतकाल हुआ है और अब एथेंस में उनकी तरह का कोई काम नहीं हो रहा, यानी कि उनकी तरह की कोई ट्रेजेडीज, प्लेस, कॉमेडीज उनकी तरह कोई लिख नहीं रहा। तो इस वजह से डायोनाइसिस जो है वो फेडअप है और उसने यह फैसला किया कि वो हेडिस जाएगा। हेडिस समझ लें कि ग्रीक माइथोलॉजी में हेडिस अंडरवर्ल्ड है, जहाँ पर मरने के बाद लोग हेडिस जाते हैं। तब ये डायोनाइसिस हेडिस जाकर यूरिपिडिस को लाने का फैसला करता है। वो हेडिस का रास्ता मालूम करने के लिए हरकुलिस के पास आता है। डायोनाइसिस ने बिल्कुल हरकुलिस की जैसी ड्रेसिंग की है, उसके जैसा लाइन हेड पहना है और थोड़ी उसकी जो चाल है वो थोड़ी औरतों की जैसी लग रही है। वो जब हरकुलिस के दरवाजे पे पहुंचता है तो हरकुलिस उसको देख के थोड़ा हंसता भी है, क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। डायोनाइसिस हेडिस जाने का कोई शॉर्टकट पूछता है। हरकुलिस उसको बताता है कि हेडिस जाने का शॉर्टकट यही है कि तुम खुदकुशी कर लो, यानी कि फांसी चढ़ा लो खुद को, या किसी बिल्डिंग से छलांग लगा दो, या जहर पी के मर जाओ, तब तुम आसानी से हेडिस पहुंच सकते हो। लेकिन डायोनाइसिस को तो जिंदा हेडिस पहुंचना था ताकि वो यूरिपिडिस को वहां से जिंदा लेकर आए। तब हरकुलिस उसको लेक के जरिए जाने का एक रास्ता बताता है और वो थोड़ा लंबा था, लेकिन डायोनाइसिस भी उसी रास्ते को अपनाते हुए अपनी जर्नी को वहां से आगे कंटिन्यू करता है। डायोनाइसिस शिप में बैठकर रवाना हो जाता है, जहां पर ज़ेंथियस को शिप में बैठने की इजाज़त नहीं होती। सिर्फ अकेला डायोनाइसिस शिप में बैठता है, लेकिन ज़ेंथियस भी दूसरे रास्ते से आ रहा होता है। वो शिप में बैठकर थोड़ा आगे जाता है तो वहां पर उसको फ्रॉक्स का एक कोरस मिलता है जो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। डायोनाइसिस को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। इन्हीं फ्रॉक्स की वजह से इस प्ले का नाम द फ्रॉक्स पड़ा है। यह फ्रॉक्स का एक कोरस था जो वहां पर अजीब अजीब से आवाजें निकाल रहा था। डायोनाइसिस ने भी की आवाज़ों का मुकाबला करने के लिए आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और एक मौका ऐसा आया जब वो फ्रॉक्स भी चुप हो गए, सिर्फ डायोनाइसिस गा रहा था। उस लेक के दूसरे किनारे ज़ेंथियस और डायोनाइसिस दोबारा उनकी मुलाकात हो जाती है। वहां पर वो दोबारा मिलते हैं। फिर आगे उनका सामना एक और कोरस से होता है जो कि वर्शिपर्स का एक कोरस था। ये कोरस कुछ रिलीजियस सॉन्ग्स गा रहा था और वो कोरस वहां से चला जाता है। तो वो दोनों अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब वो अंडरवर्ल्ड के किंग प्लूटो के दरवाजे पर खटखटाते हैं तो अंदर से एइकस निकल आता है। वो डायोनाइसिस को हरकुलिस समझकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि हरकुलिस ने वहाँ से सिरिब्रस को चुराया था। वो ये कहता है कि तुमने यहाँ से सिरिब्रस को चुराया है। सिरिब्रस 3 सरू वाला कुत्ता था। वो कुछ लम्हे के लिए अंदर चला जाता है। तो अब डायोनाइसिस और ज़ेंथियस क्या करते हैं कि अपनी ड्रेसिंग को चेंज करते हैं। फिर अंदर से एक औरत आती है जो कि ज़ेंथियस को हरकुलिस समझती है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी ड्रेसिंग चेंज की थी, और उसको फीस्ट में आने की दावत देती है। अब डायोनाइसिस और ज़ेंथियस एक दफ़ा फिर से क्या करते हैं, अपनी ड्रेसिंग को चेंज करते हैं। फिर आगे उनकी मुलाकात 2 औरतों से हो जाती है। वो अगेन डायोनाइसिस को हरकुलिस समझकर उस पर एक दफ़ा फिर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुमने हमारा खाना चुराया है, तुम इसके ज़िम्मेदार हो।
एक दफ़ा फिर डायनासिस अपने डर की वजह से अपने क्लोथ्स को एक दफ़ा फिर एक्सचेंज कर लेता है जेंथियस के साथ। अब एक दफ़ा फिर एक कस आता है तो जेंथियस ये कहता है कि तुम मेरे नौकर, अब डायनासिस को अपना नौकर कहता है और कहता है कि तुम मेरे नौकर को मार पीट के मैं मामला जान सकते हो। तब वो डायनासिस डर के मारे ये कहता है कि मैं तो गॉड हूँ, और आगे से जेंथियस भी ये कहता है कि मैं तो गॉड हूँ। तो अब एगस क्या करता है कि पता चल जाए कि इन दोनों में से गॉड कौन है, असली गॉड कौन है, तो इसीलिए वो क्या करता है, दोनों को मारता है। उन दोनों को तो इक्वली दर्द होता है, लेकिन वो दोनों छुपाते हैं और जाहिर नहीं करते हैं। वहाँ से उनको हेडिस जाने की इजाज़त मिल जाती है। वो दोनों अंदर जाने के बाद यूरिपिडीज से मिलते हैं। वो अंदर जाके क्या देखते हैं कि प्लूटो के डिनर टेबल पर ऑलरेडी बेस्ट ट्रेजिक पोएट के ऊपर बहस हो रही थी। तब प्लूटो एक वहाँ पे कॉन्टेस्ट का ऐलान करता है, जिसके ज़रिए वो ये जान सके कि उस हेडिस का बेस्ट ट्रेजिक पोएट कौन है। वो उस कॉन्टेस्ट का जज डायोनासिस को बनाता है। तब वो दोनों क्या करते हैं, यूरिपिडीज और एस्किलस एक दूसरे को बहुत सारा क्रिटिसाइज करते हैं। अपने एक दूसरे के जो लिटरेरी वर्क है उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्टेरिकल कमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मॉक कमेंट्स करते हैं। एक दूसरे के लिटरेरी वर्क्स में हर एस्पेक्ट को वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। उनकी लैंग्वेज को वो क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर्स को वो क्रिटिसाइज करते हैं, और जो भी एस्पेक्ट वो उनको मिलता है तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। यूरिपिडीज कहता है कि उनका जो काम है, उनकी जो ट्रेजेडीज थी वो रियलिज्म के ऊपर बेस करती थी, यानी कि उनमें रियलिटी थी, और उनकी जो प्लेस, उनमें कॉमन लैंग्वेज थी, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑर्डिनरी पीपल थे। कॉमन और ऑर्डिनरी लैंग्वेज होने की वजह से उसका काम हर कोई समझ सकता था, उसकी ट्रेजेडीज, उसके प्लेस को हर कोई पढ़ सकता था, आसानी के साथ समझ सकता था। और यूरिपिडीज उसी बात को लेकर वो एस्किलस पर क्रिटिसाइज भी करता है। एस्किलस का जो वर्क था उसके अंदर जो लैंग्वेज वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हर कोई उसको समझ नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो ऑर्डिनरी मैन उसको समझ ही नहीं सकता है। फिर एस्किलस भी यूरिपिडीज का जो काम था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है, खुसूसन वो उसके कैरेक्टर्स के ऊपर कहता है कि उसके जो यूरिपिडीज के जो कैरेक्टर्स है वो इमोरल है, वो कुछ खास मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, और अपने कैरेक्टर्स को कहता है कि मोर हीरोइक हैं, मोर ब्रेवर हैं देन यूरिपिडीज। इन दोनों के कमेंट से अब डायोनासिस कोई फैसला कर नहीं पाता, और कोई खास वहाँ पे समझ ले कि दोनों ने सॉलिड आर्गूमेंट्स दिए थे तो कोई फैसला हो भी नहीं पाता। तब डायोनासिस कहता है कि कोई एक ऐसा बैलेंस मशीन यानी कि तराजू टाइप कोई चीज़ लेकर आए जिसमें दोनों पोइट्स क्या करें, अपने जो हैवीएस्ट वर्सेस हैं उनको साइट करें, वो कोट करें। वो दोनों क्या करते हैं, अपने हैवीएस्ट वर्सेस कोट करते हैं। वो दोनों जब अपने वर्सेस कोट करते हैं तो एस्किलस के जो वर्सेस होते हैं वो जो थे वो ज़्यादा हैवी निकल आते हैं यूरिपिडीज के अगेंस्ट। तब एक दफ़ा फिर डायोनासिस क्या करता है, वो अभी तक भी फैसला कर नहीं पा रहा कि इन दोनों में से कौन विनर है, किसको मैं दोबारा दुनिया में लेके जाऊं। तब वो कहता है कि एथेंस के बारे में और एक पॉलिटिशियन का नाम देता है, उसके बारे में कोई एडवाइस दो। वो दोनों अपने एडवाइस देते हैं, डायोनासिस अपना फैसला सुनाता है। एस्किलस ने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी थी। तब डायोनासिस क्या करता है कि एस्किलस को विनर करार देता है, एस्किलस को विनर करार देता है, और प्लूटो भी एस्किलस को हेडिस से रियल वर्ल्ड में जाने की इजाज़त दे देता है। वो आया तो यूरिपिडीज को लेने था, लेकिन वो अब एस्किलस को लेकर वो क्या कर रहा है, वो एस्किलस को लेकर अब हेडिस से अब दोबारा असली दुनिया में उसको यानी दोबारा जिंदा करके ले जा रहा है। तो अरिस्टोफनीस ने क्या किया है कि एस्किलस के मरने के बाद उसको समझने के, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए उसके लिए ये काम लिखा था। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आ गई होगी।